यहाँ एडमिशन मिला है या किसी गरीब कोटे वाली स्कॉलरशिप की खैरात पर आए हो? लगता है कॉलेज का चपरासी समझकर किसी ने इसे अंदर आने दिया है। ओह, तुम्हारी BMW खराब हो गई क्या? या फिर EMI भरने के पैसे ही खत्म हो गए? दिल्ली का मेफेयर बिजनेस स्कूल पढ़ाई से ज्यादा अमीर घरानों के स्टेटस का अड्डा था, जहां हर सुबह महंगी गाड़ियों और ब्रांड्स का मेला लगता। इस आलिशान दुनिया की बेताज रानी थी रिया मेहरा, शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून की बेटी। रिया का मानना था कि इंसान की कीमत उसकी जेब से तय होती है और बिना पैसे वालों की उसकी नजर में कोई औकात नहीं थी। इसी चमक धमक के बीच एक शांत लड़के ने कदम रखा, आर्यन शर्मा। पुरानी जीन्स, कंधे पर मामूली बैग और पैदल चलता आर्यन इस भीड़ में सबसे अलग था। उसके पास कोई दिखावा तो नहीं था, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। किस्मत ने खेल दिखाया और पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने उन दोनों को एक ही बेंच पर बिठा दिया। क्लास खत्म होते ही आर्यन की साधारण शर्ट और घिसा हुआ बैग देखकर रिया ने तंज कसा और ऊंची आवाज में बोली, यहाँ एडमिशन मिला है या किसी गरीब कोटे वाली स्कॉलरशिप की खैरात पर आए हो? पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। कोई फुसफुसाया, ये यहाँ फिट नहीं बैठता, तो कोई आर्यन के पुराने जूतों को देखकर हंसने लगा। माहौल अपमान से भर गया था। रिया की सहेली सोनिया ने चुटकी ली, लगता है कॉलेज का चपरासी समझकर किसी ने इसे अंदर आने दिया है। लेकिन आर्यन के चेहरे पर न गुस्सा था न अपमान। उसने सहजता से कहा, चाहे जैसे भी आया हूं, मेरा यहाँ आने का मकसद और सीखने की भूख तुमसे बड़ी है। रिया के चेहरे पर तलखी और बढ़ गई। आर्यन का शांत लहजा उसे किसी तमाचे से कम नहीं लगा था। सीखने की भूख? रिया ने कड़वी हंसी के साथ दोहराया। ये किताबी बातें सुनने में अच्छी लगती है आर्यन, लेकिन यहाँ की हवा बहुत महंगी है। इस क्लास में बैठने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, क्लास भी चाहिए होती है। और तुम्हारी ये घिसी हुई जीन्स बता रही है कि तुम यहाँ सीखने नहीं, बल्कि अमीरों के बीच रहकर अपनी किस्मत का जुआ खेलने आए हो। आर्यन ने अपनी कॉपी बैग में रखते हुए धीरे से कहा, किस्मत का जुआ वो खेलते हैं जिनके पास खोने के लिए सिर्फ पैसा होता है रिया। जिनके पास हुनर होता है वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। पूरी क्लास इस तनाव को महसूस कर रही थी। रिया के पीछे खड़ा उसका चमचा समीर, जो शहर के एक बड़े बिल्डर का बेटा था, आगे बढ़कर बोला, ओ हेलो भाई साहब, बड़े डायलॉग मार रहे हो। जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? ये रिया मेहरा है। इसकी एक घड़ी की कीमत में तुम्हारे जैसे 10 खानदान पल जाएंगे। तमीज से बात करना सीख लो, वरना इस कॉलेज के गेट के बाहर कदम रखना भारी पड़ जाएगा। आर्यन ने समीर की ओर देखा भी नहीं। उसने अपनी नजरें रिया पर टिकाए रखी और कहा, अजीब बात है ना, यहाँ सबके पास महंगी घड़ियां हैं पर वक्त किसी के पास नहीं चीजों को समझने का। रिया की सहेलियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। रिया को अपनी सल्तनत हिलती हुई महसूस हुई। उसने अपनी आंखों में नफरत भरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये दो चार दार्शनिक बातें बोलकर तुम यहाँ टिक जाओगे? मेफेयर में एडमिशन लेना आसान है, लेकिन यहाँ सरवाइव करना नामुमकिन है। और इस वक्त तुम मुझे बहुत ज्यादा खटक रहे हो। आर्यन ने अपना बैग कंधे पर टांगा और क्लास के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पलटकर जवाब दिया, खटकना तो लाजमी है रिया। सूरज जब उगता है तो आंखों में चुभता ही है। कल मिलते हैं इसी बेंच पर। रिया निशब्द रह गई। आर्यन की खामोश मजबूती ने उसके चिल्लाने वाले अहंकार को एक ही पल में बौना साबित कर दिया था। आर्यन के जाने के बाद रिया मुड़कर समीर और अपने ग्रुप की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, इसे क्या लगा कि ये मुझे लेक्चर देकर निकल जाएगा? इसे इसका असली मुकाम याद दिलाना होगा। समीर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी रिया, इस गरीब सुपरस्टार का कॉन्फिडेंस अगले ही प्रोजेक्ट में मिट्टी में मिला देंगे। रिया ने मन ही मन ठान लिया था कि वो आर्यन के उस आत्मविश्वास को तोड़ कर रहेगी, जिसने आज उसे सबके सामने नीचा दिखाया था। अगले कुछ दिनों तक हर छोटी बात पर वो आर्यन को नीचा दिखाने की कोशिश करती, पर आर्यन की खामोश मजबूती उसे और चिढ़ाने लगी। एक दिन पार्किंग में अपनी जैगवार से उतरते हुए रिया की नजर अपनी पुरानी साइकिल खड़ी करते आर्यन पर पड़ी। वो जोर से हंसकर बोली, ओ तुम्हारी BMW खराब हो गई क्या? या फिर EMI भरने के पैसे ही खत्म हो गए? सहेलियों के ठहाकों के बीच आर्यन भी शांति से साइकिल लॉक की और आर्यन ने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, हवा में उड़ने वाली चीजों से बेहतर है जमीन पर चलना। ये सबसे सस्ता भी है और सबसे सुरक्षित भी। कुछ स्टूडेंट्स उसकी बात पर हंस दिए, जिससे रिया तिलमिला गई। वो चिढ़कर बोली, सस्ता तो है, पर स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? आर्यन शांत भाव से बोला, स्टेटस सिर्फ नाम का होता है रिया, जो जमीन पर चलता है वो कभी नीचे नहीं गिरता। रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक साइकिल चलाने वाला लड़का उसकी साख पर सरेआम सवाल उठा रहा है। वो अपनी जैगवार के बोनट पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई और तिरस्कार से बोली, नीचे गिरने की बात वो करते हैं आर्यन जिन्हें ऊपर उठने की हिम्मत नहीं होती। जमीन पर चलना तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। स्टेटस और रईसी का नशा क्या होता है, ये तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग कभी नहीं समझ सकते। आर्यन अपने कंधे पर बैग लटकाते हुए रिया के करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। नशा तो अक्सर उतर जाता है रिया,
पर संस्कार और सादगी हमेशा साथ रहते हैं। तुम अपनी गाड़ी की चमक देख रही हो और मैं उस धूल को देख रहा हूँ जो इस पर भी जमती है और मेरी साइकिल पर भी। अंत में सब मिट्टी ही है। सहेलियों के झुंड से सोनिया चिल्लाई। ओ गॉड, ये क्या फिलॉसफी झाड़ रहा है रिया, इसकी बातों का कोई लेवल ही नहीं है। रिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया और आर्यन की पुरानी शर्ट की ओर इशारा करते हुए एक तीखा वार किया। इंसान का लेवल उसके ब्रांड से तय होता है। तुम जिस सादगी का ढोल पीट रहे हो वो असल में तुम्हारी नाकामी का पर्दा है। अगर जेब में पैसा होता तो तुम भी आज किसी मर्सिडीज में होते, इस कबाड़ पर नहीं। आर्यन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर गई। उसने अपनी नजरें पार्किंग में खड़ी आलीशान गाड़ियों पर दौड़ाई और फिर रिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, शायद तुम भूल रही हो रिया कि लोहा मर्सिडीज का हो या साइकिल का, वो खुद नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। तुम अपनी पहचान इन चार पहियों में ढूंढ रही हो और मेरी पहचान मुझ में खुद है। जिस दिन ये गाड़ियां छिन गई उस दिन तुम कुछ भी नहीं रहोगी, लेकिन जिस दिन मेरी साइकिल भी छिन गई उस दिन भी मेरे पैर जमीन पर मजबूती से टिके रहेंगे। रिया निशब्द रह गई। उसकी चमकती हुई जैगुआर आज उसे आर्यन की पुरानी साइकिल के सामने फीकी लगने लगी थी। आर्यन बिना पीछे मुड़े क्लास की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे खड़ी रिया बस अपनी मुट्ठियां भींचकर उसे देखती रह गई। अगले हफ्ते प्रोफेसर ने क्लास में घोषणा की, आज हर स्टूडेंट अपना परिचय देगा। जब आर्यन की बारी आई तो वो खड़ा होकर बोला, मेरा नाम आर्यन शर्मा है। मैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के जरिए दुनिया में कुछ नया बदलाव लाना चाहता हूँ। तभी पीछे से रिया की आवाज गूंजी, और साथ में किसी ढाबे पर पार्ट टाइम नौकरी भी करते हो ना? क्लास ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन आर्यन ने खामोशी इख्तियार कर ली, पर कुछ नहीं कहा। रिया को लगा कि आज उसने फिर जीत हासिल कर ली है। कुछ दिनों बाद प्रेजेंटेशन का दिन आया। प्रेजेंटेशन के दिन आर्यन की साधारण स्लाइड्स देखकर रिया ने फिर टोका, इतनी बोरिंग पीपीटी, ये तो स्कूल लेवल का काम है। लगता है पावर पॉइंट चलाना भी किसी से उधार में सीखा है। रिया की टिप्पणियों के बावजूद जब आर्यन ने बोलना शुरू किया तो नजारा बदल गया। उसके सटीक लॉजिक और क्लियर थिंकिंग ने जादू कर दिया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और अंत में प्रोफेसर ने उठकर घोषणा की, शानदार, आज की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी और रिया का घमंड पहली बार हारता हुआ दिखा। लंच ब्रेक में जब आर्यन अपना साधारण टिफिन खा रहा था, रिया अपने महंगे खाने के साथ पहुंची और व्यंग्य किया, इतना मामूली खाना, जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करने का सपना भी देखते हो या बस पेट भरना ही तुम्हारी मंजिल है? आर्यन ने शांति से जवाब दिया, सपना बहुत बड़ा देखता हूं रिया, बस उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। और वैसे भी पेट भरा हो तभी दिमाग सही दिशा में चलता है। पास बैठे दो तीन छात्र आर्यन की बात पर मुस्कुरा दिए। रिया को फिर से लगा कि उसकी हंसी उसी पर भारी पड़ गई है, जिससे उसका गुस्सा और भड़क उठा। अगले हफ्ते प्रोफेसर ने दोनों को एक ही ग्रुप प्रोजेक्ट में डाल दिया। रिया ने आर्यन को नीचा दिखाने के लिए उसे डेटा एंट्री जैसे छोटे कामों में उलझा दिया और गर्व से कहा, आर्यन तो बस मेरी टीम का एक हेल्पिंग हैंड है, सारा दिमाग तो मेरा ही है। आर्यन खामोशी से अपना काम करता रहा, लेकिन जब फाइनल प्रेजेंटेशन में आर्यन की रिसर्च और क्रांतिकारी आइडिया सामने आए तो प्रोफेसर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, वाकई लाजवाब, ये क्रांतिकारी आइडियाज किसके हैं? पूरी टीम की निगाहें आर्यन पर टिक गईं। प्रोफेसर ने आगे बढ़कर कहा, एक्सीलेंट वर्क आर्यन, इस प्रोजेक्ट की असली जान तुम्हारी सोच है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन के टैलेंट ने रिया को उलझन में डाल दिया था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कायम था। सेमेस्टर टेस्ट से ठीक पहले रिया ने चुपके से आर्यन की फाइल अपनी सहेली को थमा दी और फुसफुसाई, इसे कहीं छुपा दे, देखती हूँ आज ये मिस्टर जीनियस पेपर कैसे लिखता है। आर्यन को नोट्स नहीं मिले, फिर भी जब रिजल्ट आया तो वो टॉपर निकला और रिया का नाम उससे नीचे। रिया खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं वाकई उससे कम हूँ? इतने अपमान के बाद भी आर्यन का ना टूटना उसे और परेशान कर रहा था। जब दूसरे छात्र उसकी तारीफ करते तो रिया झुंझला कर कहती, कोई महान नहीं है वो, बस सादगी की एक्टिंग करता है। तभी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर हिमालयन एडवेंचर ट्रिप का पोस्टर लगा। रिया ने मन ही मन सोचा, अब मजा आएगा, देखेंगे ये मिस्टर सिंपल पहाड़ों की मुश्किलों में खुद को कैसे संभालता है। आर्यन ने भी खामोशी से फॉर्म भर दिया। जैसे ही कॉलेज की बस दिल्ली की भीड़-भाड़ पीछे छोड़कर पहाड़ों की वादियों में दाखिल हुई, चारों तरफ गानों और हंसी की गूंज फैल गई। बस की अगली सीट पर रिया अपनी सहेलियों के साथ रील्स बनाने में व्यस्त थी। हिल्स विद माई स्क्वाड, लाइफ इज लिट। वहीं आखिरी सीट पर बैठा आर्यन खामोशी से पहाड़ों को निहार रहा था। शाम होते ही सब एक खूबसूरत एडवेंचर कैंप पहुंचे। रिया ने उत्साह से कहा, गाइज, आज की रात वाकई यादगार होने वाली है। रात को बॉनफायर और डांस का जश्न शुरू हुआ। रिया और उसकी दोस्त सोनिया डांस फ्लोर पर थी। तभी रॉकी और उसके साथी सीनियर लड़के उनके चक्कर लगाने लगे। रॉकी ने उकसाते हुए कहा, चलो गाइस कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, पहाड़ों की ठंड में थोड़ा एंजॉय तो बनता है। रिया और हाँ, सोनिया बढ़िया ने आइडिया, बिना सोचे एकदम, गिलास चलो उठा पीते लिए। हैं। दूरी पर खड़े आर्यन की नजर रॉकी पर पड़ी, जो चुपके से ड्रिंक्स के पास कुछ संदिग्ध हरकत कर रहा था। आर्यन ने तुरंत टोकते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो रॉकी? रॉकी सकपका गया और झूठ बोलते हुए बोला,
अरे यार, थोड़ा ड्रिंक गिर गया था, बस वही साफ कर रहा था। ये लो फ्रेश ड्रिंक्स, एंजॉय करो। आर्यन को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसे रॉकी की आंखों में एक खतरनाक साजिश साफ नजर आ रही थी। रिया जैसे ही ड्रिंक पीने वाली थी, आर्यन की आवाज गूंजी, रुको रिया, इसे मत पीना। पूरा कैंप ठहर गया। रिया झिल्ला कर बोली, अब क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? जहां देखो वहां हीरो बनने की कोशिश मत किया करो। रॉकी भी गुस्से में चिल्लाया, क्या दिक्कत है तुझे ओए देसी हीरो, अपनी हद में रह। आर्यन ने निडर होकर रिया से ग्लास छीना और कहा, इसमें कुछ मिलाया गया है। रॉकी ने उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की, अपनी औकात देख और यहां से दफा हो जा, समझा? तभी आर्यन ने ग्लास जमीन पर पटक दिया। पास खड़े कैंप स्टाफ के एक सदस्य ने टोकते हुए कहा, अरे इसमें से तो बड़ी अजीब और तेज गंध आ रही है। तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया गया। तलाशी में रॉकी की जेब से नशीली दवा की शीशी मिली। कैंप मैनेजर ने पुष्टि की, ये तो बेहोशी की खतरनाक नशीली दवा है। रिया और उसकी सहेली सोनिया के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें एहसास हुआ कि रॉकी और उसके साथी ड्रिंक में नशा मिलाकर उनका गलत फायदा उठाना चाहते थे। अगली सुबह रॉकी और उसके साथियों को कॉलेज से एक्सपेल कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डरी हुई रिया ने सोनिया से कहा, अगर कल आर्यन नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता? रिया की आंखों में पहली बार डर के साथ साथ आर्यन के लिए एक गहरा सम्मान और आभार था। दोपहर में रिया ने हिम्मत जुटाई और किताब पढ़ रहे आर्यन के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, आर्यन, कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन ने किताब से नजरें उठाईं और सहज मुस्कान के साथ बोला, शुक्रिया की कोई बात नहीं रिया, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। रिया की आंखों में नमी थी। वह धीमे से बोली, नहीं आर्यन, सब ऐसा नहीं करते, तुमने अपनी जान का रिस्क लिया। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, गलत को होते देख चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है, बस मैंने वही किया। रिया के पास शब्द नहीं थे, उसने खामोशी से सिर झुका लिया। वापसी के सफर में रिया खुद बस की पिछली सीट पर आर्यन के पास जा बैठी और पूछा, आर्यन, तुम सच में कौन हो? इतना आत्मविश्वास, इतना ठहराव, तुम कोई साधारण स्टूडेंट तो नहीं लगते। आर्यन हल्का मुस्कुराया और बोला, कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ा राज होती है रिया। जैसे ही बस दिल्ली की चकाचौंध में दाखिल हुई, रिया को अपनी पुरानी दुनिया, जैगवार, ब्रांड्स और फॉलोअर्स बेमानी लगने लगे। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ वैसा ही था, पर रिया के अंदर तूफान मचा था। आर्यन हमेशा की तरह शांत बैठा नोट्स बना रहा था। उसके लिए वो रात मामूली बात थी, पर रिया जानती थी कि उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी है। लंच ब्रेक में रिया लाइब्रेरी पहुंची और कांपती आवाज में बोली, आर्यन, मैं तुम्हें अब तक गलत समझती रही, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। आई एम रियली सॉरी आर्यन। आर्यन ने किताब बंद की और शांत स्वर में कहा, शायद तुम अब तक अपनी छोटी सी दुनिया के घेरे में बंद थी, पर अब लग रहा है कि तुम उस दीवार से बाहर आ रही हो। इन शब्दों ने रिया का दिल छू लिया। उस दिन के बाद रिया पूरी तरह बदल गई। अब वो रील्स में नहीं, पढ़ाई में मन लगाने लगी और अक्सर आर्यन से पूछती, आर्यन, क्या तुम मुझे ये टॉपिक समझा दोगे? आर्यन बिना किसी घमंड के उसे सब समझाता। एक दिन रिया ने उसके सपनों के बारे में पूछा, तो आर्यन ने कहा, कुछ ऐसा करना जिससे लोगों की मुश्किलें कम हो, नाम बड़ा हो या ना हो, पर मेरा काम याद रखा जाए। अब रिया अपनी महंगी पार्टियों को छोड़कर आर्यन के साथ वक्त बिताने लगी। जब उसकी सहेलियां हैरान होकर पूछती, तो वो बस मुस्कुरा कर कहती, क्योंकि इसके पास बैठने से मुझे वो सुकून मिलता है जो तुम्हारी महंगी पार्टियों में नहीं है। एक शाम यमुना किनारे शांत घाट पर बैठे हुए रिया ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुमने सिर्फ मेरी सोच नहीं बल्कि मेरा पूरा संसार ही बदल दिया है। ठंडी हवा के बीच रिया ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए अपने दिल की बात कह दी, आर्यन, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में झांककर धीमे से कहा, अगर साथ चलना है रिया, तो बराबरी की शर्त पर। न मैं तुमसे ऊपर रहूंगा, न तुम मुझसे नीचे। उस शाम उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सब कुछ खूबसूरत था, पर रिया के मन में उलझन थी, आर्यन का असली चेहरा क्या है? एक दिन रिया ने देखा कि कॉलेज गेट पर एक आलीशान मर्सिडीज खड़ी थी और आर्यन उसमें बैठे एक उम्रदराज व्यक्ति से बड़े सम्मान से बात कर रहा था। रिया ने पूछा, आर्यन, वो कौन थे? आर्यन ने सहजता से जवाब दिया, बस एक परिचित हैं। उसी हफ्ते कॉलेज के स्टार्टअप सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में वही व्यक्ति मंच पर आए, मिस्टर विक्रम देशमुख। देशमुख ग्रुप का नाम सुनते ही रिया चौंक गई। सेमिनार खत्म होते ही विक्रम देशमुख सीधे सबसे पीछे बैठे आर्यन के पास पहुंचे और सबके सामने बोले, आर्यन, घर पर सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, कब आ रहे हो? पूरी क्लास की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन ने बस इतना कहा, मैं आऊंगा अंकल, पर अभी सही वक्त नहीं है। आर्यन के रहस्यमय व्यवहार से रिया के मन में हलचल मची थी। उसने आर्यन से सीधे पूछा, कौन थे वो आदमी और उन्होंने तुम्हें घर चलने के लिए क्यों कहा?
आर्यन ने नजरें चुराते हुए ठंडी सांस ली और बोला, रिया, हर सवाल का जवाब हर वक्त देना जरूरी नहीं होता। आहत होकर रिया ने पलटकर पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? आर्यन का जवाब और भी उलझाने वाला था। बात भरोसे की नहीं है रिया, बात सही वक्त की है। इस अनकही दूरी ने रिया को बेचैन कर दिया। उसने सोनिया के साथ मिलकर आर्यन का बैकग्राउंड खंगाला, पर न सोशल मीडिया पर कुछ मिला और न ही कॉलेज रिकॉर्ड्स में। ऐसा लगता था जैसे आर्यन का कोई अतीत ही ना हो। एक शाम क्लास के बाद आर्यन का फोन बजा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, क्या अभी? बदहवास होकर भागते आर्यन का हाथ पकड़कर रिया ने पूछा, आर्यन क्या हुआ? कांपती आवाज में आर्यन बोला, घर पे इमरजेंसी है, मुझे अभी जाना होगा। जब रिया ने साथ चलने की जिद की तो आर्यन ने झटके से मना किया, नहीं, और तेजी से निकल गया। लेकिन इस बार रिया ने हार नहीं मानी और अपनी जैगुआर से उसका पीछा किया। आर्यन एक ऑटो से शहर के सबसे आलीशान इलाके के एक भव्य महल जैसे बंगले पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर रिया के होश उड़ गए। जैसे ही आर्यन गेट पर पहुंचा, गार्ड्स ने तनकर सल्यूट किया और आवाज गूंजी, वेलकम बैक सर। रिया अपनी कार में कांप रही थी और बुदबुदाई, तो ये है तुम्हारी सादगी? तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे आर्यन? भरोसा टूटने के एहसास के साथ रिया गेट तक गई तो गार्ड ने उसे रोकते हुए पूछा, मैडम अपॉइंटमेंट है? रिया ने गुस्से में कहा, मुझे आर्यन शर्मा से मिलना है। गार्ड ने वॉकी टॉकी पर बात कर जवाब दिया, मैडम, आर्यन सर अभी एक जरूरी मीटिंग में है, आप कल सुबह आइएगा। आर्यन सर शब्द ने सब साफ कर दिया था। वो बीच सड़क पर कार रोकी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा कि आर्यन ने अपनी पहचान छिपाकर उसे धोखा दिया है। उसी रात उसने मैसेज किया, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर आज मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया। मुझे अब और झूठ नहीं, सिर्फ सच चाहिए आर्यन। कुछ ही देर में आर्यन का रिप्लाई आया, कल कॉलेज के बाद मिलते हैं, अब और कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। अगली शाम लाइब्रेरी की बेंच पर बैठी रिया के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही साधारण कपड़ों में आर्यन सामने आया, रिया चिल्लाकर बोली, तुम आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे थे आर्यन? तुम आम स्टूडेंट हो तो वो आलीशान बंगला, गार्ड्स और आर्यन सर, क्या था वो सब? आर्यन शांत भाव से बेंच पर बैठ गया और बोला, क्योंकि रिया, अगर मैं तुम्हें पहले ही सच बता देता तो शायद तुम मुझे मेरे व्यक्तित्व से नहीं बल्कि मेरे स्टेटस से जानती। रिया सन्न रह गई। आर्यन ने आगे खुलासा किया, हाँ रिया, वो बंगला मेरा ही है। विक्रम देशमुख मेरे सगे चाचा हैं और देशमुख ग्रुप की नींव मेरे दादाजी ने रखी थी। मेरे पिता चेयरमैन हैं और कुछ ही महीनों में मुझे ही कमान संभालनी है। हैरान रिया कांपती आवाज में बोली, तो तुम अरबपति हो, फिर भी यहाँ फटी जीन्स और साइकिल पर क्यों आते हो? आर्यन की आवाज भारी हो गई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जब मेरे पास दौलत और ताकत ना हो तब लोग मुझे कैसे देखते हैं। मुझे डर था कि कहीं मेरी जिंदगी का सबसे खास रिश्ता भी मेरी दौलत की बुनियाद पर ना बन जाए। अतीत को याद कर रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करती। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी, नहीं रिया, और यही तो सबसे अच्छी बात है। मेरे लिए गर्व की बात यह है कि तुमने मुझे मेरे बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि मेरी सादगी और व्यक्तित्व से पहचाना। रिया फूट फूट कर रो पड़ी, पर मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया और तुम इतने बड़े इंसान होकर भी सब चुपचाप सहते रहे। आर्यन ने शालीनता से जवाब दिया, रिया, मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम बदल सकी, पर याद रखना, अगर हम साथ चलेंगे तो सिर्फ एक शर्त पर, बराबरी से। ना मैं देशमुख ग्रुप का एमडी सब और ना चुपचाप तुम सहते मेहरा रहे। साम्राज्य रिया, की मैं तुमसे बीवी। प्यार बस इसलिए करता हूँ आर्यन और क्योंकि रिया। तुम रिया बदल ने सकी। मुस्कुराकर सहमति दी, मुझे ऐसा ही रिश्ता चाहिए आर्यन। अगले दिन कॉलेज के फेयरवेल में रेड कारपेट बिछा था और बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। रिया घबराई हुई थी, जबकि आर्यन आज भी उसी सादगी भरे सूट में शांत बैठा था। तभी प्रिंसिपल ने स्टेज से घोषणा की, डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व का दिन है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपनी पहचान छुपाकर सादगी की एक नई मिसाल कायम की है। आज हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान हैं, देशमुख ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर आर्यन देशमुख। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जिसे सब मामूली समझते थे, वो साधारण सा आर्यन आज आत्मविश्वास के साथ स्टेज की ओर बढ़ रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आर्यन ने माइक थामा और भारी आवाज में कहा, मैं यहाँ अपनी दौलत के साथ नहीं, एक आम स्टूडेंट बनकर आया था। मैं जानना चाहता था कि जब आपके पास नाम और स्टेटस ना हो तब दुनिया आपसे कैसा व्यवहार करती है। उसने आगे कहा, कुछ ने मुझे सच्चा दोस्त समझा, कुछ ने सिर्फ अपना टाइम पास, और कुछ ने तो मेरी सादगी देखकर मेरी औकात तक तय कर दी। लेकिन इस कॉलेज ने मुझे सिखाया कि सच्चा रिश्ता वही है जो बैंक बैलेंस जानने से पहले बन जाए। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स की नजरें शर्म से झुक गईं। कार्यक्रम के बाद रिया दौड़कर उसके पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, आर्यन, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम। आर्यन ने प्यार से उसकी बात काट दी, नहीं रिया, यही अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं पता था।
अच्छा है कि तुमने मुझे मेरे पैसों के लिए नहीं, सादगी के लिए चुना। रिया ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। आर्यन, मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ कर दो। तुमने आज मुझे इंसान की असली कीमत समझा दी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आज के दौर में सच में पैसा ही पहचान बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।